क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आपके बच्चे या आपके पोते के दिमाग में फैक्ट्री डिफेक्ट हो सकता है? ऐसे बहुत से माता-पिता और दादा-दादी हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनका हर बार पेट और गला कस जाता है, जब कोई डॉक्टर टीडीएच, एडीएचडी का नाम लेता है, क्योंकि यह आजीवन सज़ा और बच्चे को सिर्फ शांत रखने के लिए दवाइयों जैसी बात लगती है। लेकिन देखिए, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ, जो शायद किसी ने आपको कभी समझाया ही नहीं। असल में उस बच्चे का दिमाग खराब नहीं है। बहुत संभव है कि उसे सिर्फ बायोकंडक्टिविटी की एक साधारण समस्या हो। उसके अंदरूनी तारों में या तो चिंगारियां उठ रही हैं या बस कुछ इंटरफेरेंस है, और यह बिना दवाइयों के भी ठीक किया जा सकता है। मुझे पता है कि तारों की बात करना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपके दिल की बिजली को मापता है और एक इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम आपके दिमाग की बिजली को मापता है। यानी हम सभी विद्युत जीव हैं। आपके नन्हे बच्चे का हर एक छोटा बड़ा विचार, उसके कोमल हाथों की हर एक छोटी सी हलचल और उसके मासूम दिल की हर धड़कन वास्तव में एक विद्युत संकेत है, जो उसके शरीर में अत्यंत तीव्र गति के साथ यात्रा करता रहता है। तंत्रिका तंत्र दरअसल जैविक तारों का एक जाल है, जो यह अविश्वसनीय रूप से स्थापित है और बेहद जटिल है। और जब इसमें शोर या स्थैतिकता होती है, तो संगीत, जो मूल रूप से बच्चे की मंशा है, साफ साफ सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट से जूझ रहा होता है, जो उसे लगातार ऊर्जा छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम उसकी सोच को ऐसे कल्पना करो जैसे वह तरल क्रिस्टल की एक कैथेड्रल हो। एक तरह का तकनीकी आधार जिसे साफ रखना जरूरी है, ताकि रोशनी आसानी से बह सके। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा है कि उसके अंदर एक अलाव जल रहा है, और धुआं, जो कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, सब कुछ धुंधला कर रहा है। उसकी जीव विज्ञान के मुख्य इंजीनियर के रूप में आज तुम सीखोगे कि उस आग को कैसे बुझाना है, और यह भी सीखोगे कि उसके इंजन को जाम कर रही रेत को कैसे हटाना है। हम मिलकर उसकी स्पष्टता वापस लाएंगे। और अगर बिजली का संकेत खुले या गंदे तारों से होकर जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से कितनी भी रासायनिक चीजें ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि संकेत फिर भी सही से नहीं पहुंचेगा। डॉक्टर की सलाह में सबसे ज्यादा संभावना है कि उन्होंने तुमसे कहा होगा कि उसमें न्यूरोट्रांसमीटर का असंतुलन है या हो सकता है। जैसे उसमें कोई रासायनिक हिस्सा कम है, जिसे सिर्फ दवा की दुकान से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन देखो, मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक कदम पीछे लें। मैं जो करने जा रहा हूं वह यह है कि मैं तुम्हारे साथ उसकी आंतरिक संरचना का पूरा नक्शा देखूंगा, और उस नजरिए से मैं चाहूंगा कि बाद में तुम खुद ही निष्कर्ष निकालो। देखो, ताकि भविष्य में वह बच्चा गहनता से सोच विचार कर सके, बारीकी से ध्यान दे सके, या बस पूरी तरह से शांत और स्थिर रह सके। उसके कोमल दिमाग को हर एक बीतते हुए सेकंड के भीतर खरबों विद्युत संकेत भेजने पड़ते हैं। यह तुम्हारे या मेरे दिमाग की तरह ही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम यहां सिर्फ सामान्य रसायन विज्ञान की ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम असल में सबसे ज्यादा और शक्तिशाली बिजली के प्रवाह की बात कर रहे हैं। और यहां है जहां वह अवधारणा सामने आती है, जो शायद आपकी स्थिति को समझने का तरीका बदल देगी। और मैं बायोकंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, यानी उसके शरीर के अंदर बिजली बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सके, ऐसी क्षमता। अगर उसके तंत्रिका तंत्र के तार खुले हुए हैं, क्योंकि शरीर और दिमाग में तारों के बराबर चीजें होती हैं, अगर वह माध्यम जिसमें से संकेत यात्रा करता है गंदा है या बाहरी हस्तक्षेप है, तो जरा सोचो। फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर से कितनी भी दवाइयों की रसायन विज्ञान से गोलियों के जरिए समायोजन करने की कोशिश करो, क्योंकि हकीकत यह है कि संकेत देर से, गलत तरीके से, या शायद बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। असली समस्या बिल्कुल वही मौजूद है उसके अंदर, और यह वह समस्या नहीं है जिसके बारे में शायद तुम अपने दिमाग में सोच रहे थे। और इसे समझने के लिए
हमें एक ऐसा मत तोड़ना होगा जिसे चिकित्सा विज्ञान ने लगभग एक सदी तक बनाए रखा है। दशकों तक हमने यह माना कि दिमाग एक अलग थलग द्वीप है। ऐसा सोचा जाता था कि अगर तुम्हारे घुटने में सूजन है या आंत में कोई समस्या है तो उसका तुम्हारे दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से जब किसी बच्चे में एडीएचडी के लक्षण दिखाई देते थे तो केवल उसके दिमाग को देखा जाता था, जैसे वह एक बंद डिब्बा हो। लेकिन यह सब तब तक था जब तक डॉक्टर एडवर्ड बुलमोर नहीं आए, जिन्होंने कैम्ब्रिज से यह साबित किया कि प्रतिरक्षा प्रणाली और दिमाग लगातार संवाद कर रहे हैं। बुलमोर ने जो किया वह यह था, एक ऐसी जगह पुल बनाना जहां सब लोग कहते थे कि वहां एक खाई है। देखो, जब शरीर में सूजन होती है तो वह कुछ प्रोटीन छोड़ता है जिन्हें साइटोकाइंस कहा जाता है। और ये प्रोटीन मस्तिष्क की सीमा को पार कर जाती है और उस झील के साफ पानी को रंग देती है जो उसकी मन स्थिति होनी चाहिए थी। और उन्होंने यह खोजा कि जब शरीर तनाव में होता है या जब उसमें सूजन होती है, जिसे वह सूजित मन कहते हैं, तो प्रतिरक्षा प्रणाली मस्तिष्क को संकेत भेजती है और वे संकेत उसकी रसायन और उसकी विद्युत गतिविधि को बदल देते हैं। और ये साइटोकाइंस अपने जन्म स्थान यानी शरीर में ही नहीं रुकती, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मस्तिष्क की सीमा को पार करने में सक्षम होती है, मस्तिष्क में प्रवेश करती है और वहां की उस पूरी दुनिया को बदल देती है जिसमें न्यूरॉन्स रहते हैं। यानी बुलमोर ने समझा कि ऐसी स्थितियों का इलाज करने के लिए, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सेरोटोनिन से आगे बढ़ना जरूरी है। जहां पारंपरिक मनोरोग विज्ञान न्यूरोट्रांसमीटरों पर ही अटका रहता है, वहीं बुलमोर का ध्यान खून की ओर जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की ओर भी। और आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है? तो बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाए तो इसका मतलब है कि उन्होंने मनोरोग विज्ञान और इम्यूनोलॉजी के बीच की दीवार को तोड़ दिया। उनके लिए शरीर की सूजन की स्थिति को देखे बिना मस्तिष्क का इलाज करना कुछ वैसा ही है जैसे घर के इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगी हो और आप बिना देखे सिर्फ बल्ब बदलने की कोशिश करें। और जब बुलमोर न्यूरोइन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो वे हमें यह बता रहे हैं कि मस्तिष्क का पानी गंदला हो गया है। और क्यों, आप पूछेंगे? बहुत ही सरल है, क्योंकि साइटोकाइंस असली गहरे रंग के रंग की तरह होती है जो आपके मस्तिष्क में मौजूद उस झील में घुल जाती है। और रोशनी यानी उस अंधेरे के सामने जानकारी अब स्पष्टता के साथ नहीं गुजर सकती, वह बिखर जाती है और खो जाती है। जिस धुएं की मैं बात कर रहा था, जिसे बच्चा शायद अनुभव कर रहा है, वह कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है। इसे अच्छी तरह समझो, यह एक जैव रासायनिक वास्तविकता है। और मैं तुम्हें रासायनिक सूक्ष्म आगजनी के बारे में बता रहा हूं जो उसकी न्यूरॉन्स के बीच होती है। और देखो, अगर वह वातावरण जिसमें बच्चे को वास्तविकता को समझना है वह सूजन वाले धुएं से भरा है, तो क्या होता है? तो उसका सिस्टम शुद्ध रूप से जीवित रहने के लिए बस ध्यान का वॉल्यूम कम कर देता है, और ऐसा इसीलिए करता है ताकि वह ओवरलोड न हो जाए। ध्यान भटकना, धन्यवाद। ये कोई गलती नहीं है। वास्तव में यह उस शोर के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय है जिसे बच्चा संभालने में असमर्थ महसूस करता है। और देखो कितनी दिलचस्प बात है, जितना अधिक शक्तिशाली बच्चे का प्रोसेसर होता है, यानी जितना अधिक बुद्धिमान बच्चा होता है, वह इस धुएं से उतना ही अधिक पीड़ित होता है। एक उच्च क्षमता वाला मस्तिष्क एक अत्यंत संवेदनशील सेंसर की तरह होता है जो सबसे हल्की कंपन को भी महसूस कर लेता है। यह एक सटीकता वाला सेंसर है। अगर आप इसे हस्तक्षेपों और भड़काऊ शोर से घेर देते हैं तो यह लगभग संभालना मुश्किल हो जाता है। समझिए, यह झूठे संकेत देने लगता है और ज्यादा गर्म होने लगता है। और ताकि आप इसे उस दृष्टिकोण से समझ सकें जो मैं आज आपको बता रहा हूं, कई बार जो आप अतिस्क्रियता, हाइपर एक्टिविटी समझते हैं, वह दरअसल एक ऐसा सिस्टम है जो बेतहाशा कोशिश कर रहा है एक ऐसे प्रोसेसर को ठंडा करने की जो न्यूरोइन्फ्लेमेशन के कारण अंदर से जल रहा है।
वही न्यूरोइन्फ्लेमेशन जिसे बुलमुर ने पहचाना था। इसीलिए बच्चे की मदद करने के लिए हमें उसके मस्तिष्क को सुन्न करने की जरूरत नहीं है। हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर आग किस वजह से लगी है, और हम उस तरल क्रिस्टल को, जो उसका मस्तिष्क प्लाज्मा है, कैसे साफ कर सकते हैं ताकि उसके शरीर में बिजली उसी स्पष्टता के साथ फिर से बहने लगे जिसकी उसकी बुद्धिमत्ता को जरूरत है। और देखिए, ऐसा करने के लिए हमें मनोविज्ञान से आगे देखना होगा। हमें उसके धातुओं की इंजीनियरिंग और उसके आंतरिक ड्रेनेज के क्षेत्र में भी प्रवेश करना होगा। तो अब जब तुम समझ गए हो कि समस्या सिर्फ संभव ही नहीं है बल्कि यह सिग्नल में हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुई है, तो मुझे लगता है कि तुम वही सवाल पूछ रहे होगे जो हर माता पिता या दादा दादी के मन में अंदर ही अंदर जलता रहता है। और वह सवाल है, यह कैसे संभव है? कैसे हो सकता है कि 7 या 10 साल का बच्चा अंदर से पहले ही गंदा हो चुका हो, या उसकी संकेतों को प्राप्त करने में ही समस्या हो? क्यों? और मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं, क्योंकि यह बिल्कुल तर्कसंगत है सोचना कि उस उम्र में इंजन एकदम बेदाग होना चाहिए, क्योंकि वह एक बच्चे का इंजन है जो अभी अभी फैक्ट्री से निकला है। लेकिन इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक नया नजरिया अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम जैविक घड़ी को एक अलग नजरिए से देखो, जैसा कि शायद अब तक तुमने नहीं किया होगा। और यहां देखो, एक बच्चे का गिलास उसके जन्म लेने के दिन से भरना शुरू नहीं होता। नहीं जनाब। 2005 में एक अध्ययन हुआ था जिसका शीर्षक था शारीरिक बोझ नवजात शिशुओं में प्रदूषण, जिसे एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप ने किया था। और इसने हम सभी को, जो जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, दिल से झकझोर कर रख दिया। यह समूह एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन है जो पर्यावरणीय सक्रियता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है। ये मुख्य रूप से उपभोक्ता उत्पादों में, जैसे कि खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन और यहाँ तक कि नल के पानी में भी विषैली पदार्थों की उपस्थिति की जांच करने और उसे उजागर करने का काम करते हैं। तो हुआ यूं कि उन्होंने नवजात शिशुओं की नाल की रक्त का विश्लेषण किया, और जो उन्होंने पाया वह किसी भी इंजीनियर के लिए जो शरीर को एक सटीक प्रणाली के रूप में समझता है, कम से कम कहें तो बहुत ही विचलित करने वाला था। उन्होंने प्रत्येक बच्चे में औसतन लगभग 200 औद्योगिक रसायनों और प्रदूषकों की उपस्थिति पाई, और यह केवल एक सामान्य औसत ही था। कुल मिलाकर उन्होंने 287 अलग अलग रसायनों की पहचान की, जिनमें कीटनाशक और खरपतवारनाशक, फ्लेम रिटार्डेंट्स जो फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और पीएफओए शामिल थे जो रसायन है। धन्यवाद। ये सदैव रहने वाले रसायन टेफ्लॉन और फास्ट फूड पैकेजिंग में इस्तेमाल होते हैं, और उन्होंने भारी धातुएं जैसे पारा और सीसा भी पाए। और देखिए, इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसने यह भी साबित कर दिया कि इंसान दुनिया में आने से पहले ही अपनी मां के गर्भ से बाहर पहली सांस लेने से पहले प्रदूषकों की एक पूरी पोटली लेकर आता है। और इसके अलावा देखिए, इन 287 पदार्थों में से 180 के बारे में पता था कि वे इंसानों या जानवरों में कैंसर पैदा करने वाले हैं। 217 मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए विषैले हैं, और 208 जन्म दोष या विकास संबंधी समस्याएं लैब परीक्षणों में पैदा करते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर, हाल ही में प्रकाशित क्लिनिकल शोध जो पबमेड सेंट्रल, पीएमसी और पीयरजी ग्रासियस में प्रकाशित हुए, यह आखिरी पत्रिका जैविक और चिकित्सा विज्ञान में अपनी कठोरता के लिए जानी जाती है। इन शोधों ने यह साबित किया कि यही बात एल्यूमिनियम के साथ भी होती है, जो न केवल प्लेसेंटा को पार करता है बल्कि भ्रूण के मस्तिष्क के ऊतकों में भी जमा हो जाता है। और यहां एक बात है जिसे जोड़ना जरूरी है। दोनों माध्यम जिनका मैंने जिक्र किया, उन अध्ययनों को प्रकाशित करने से पहले स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा उनकी जांच करवाते हैं ताकि उनकी पुष्टि हो सके। यानी जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, यह कोई सिद्धांत नहीं है।
तो इन सब बातों के अलावा ये भी जोड़ना चाहिए या ये कहना चाहिए कि विज्ञान इसे ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसफर कहता है। प्लेसेंटा ये एक अद्भुत इंजीनियरिंग का अंग है, एक तरह की सीमा चौकी जो बच्चे की रक्षा करता है। लेकिन जिस औद्योगिक दुनिया में हम रहते हैं, उसमें यह अब अचूक नहीं रह गया है। गर्भावस्था के दौरान जो कुछ भी होता है, जैसा कि तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं, वह एक जैविक उदारता का कार्य है। माँ अपने पोषक तत्व भ्रूण के साथ साझा करती है ताकि उसकी हड्डियां और अंग बन सकें, लेकिन अनिवार्य रूप से वह अपनी खुद की दशकों से जमा हुई विषैली सामग्री का एक हिस्सा भी साझा करती है। और इसी वजह से कई बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका गिलास पहले से ही आधा भरा होता है, यहां तक कि अपनी पहली सांस लेने से पहले ही। और यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, यह मां की गलती नहीं है, यह सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें शरीर का उद्देश्य विषाक्तता को पतला करना होता है। लेकिन नतीजा यह है कि आजकल जो स्वागत उपहार हम बच्चे को देते हैं, वह प्रकृति द्वारा निर्धारित किए गए से कहीं अधिक भारी है। और एल्यूमिनियम के मामले में समस्या और भी खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक त्रिसंयोजी कैटायन है। यानी, और ताकि आप समझ सकें, इसमें एक बहुत मजबूत विद्युत आवेश होता है और एक बच्चे के मस्तिष्क में यह आवेश उसकी न्यूरॉन्स की झिल्ली की क्षमता में सीधे हस्तक्षेप करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एल्यूमिनियम जब अंदर जाता है तो वह सिर्फ वहीं अपना सबोटाज नहीं करता, बल्कि वह कैल्शियम के साथ भी हस्तक्षेप करता है। और कैल्शियम वह संदेश वाहक है जो एक न्यूरॉन को दूसरी न्यूरॉन से बात करने की अनुमति देता है। वे सिनेप्सेस जिनके बारे में मैंने तुम्हें दूसरे वीडियो में बताया है। और इस मामले में एल्यूमिनियम खुद को कैल्शियम की तरह पेश करता है, लेकिन जाहिर है बाद में वह कैल्शियम का काम नहीं करता। नतीजा ये होता है कि संदेश अधूरे रह जाते हैं, जिसे अगर हम आसान भाषा में कहें तो यह सिस्टम में लगातार शॉर्ट सर्किट्स के अलावा कुछ नहीं है। और एक बार कि बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है, लेकिन उसे एक ऐसी दुनिया मिलती है जिसे वैज्ञानिक जैसे डॉक्टर क्रिस्टोफर एक्सली एल्यूमिनियम की उम्र में जीने वाली दुनिया के रूप में परिभाषित करते हैं। और जरा अपने आसपास ध्यान से देखो, तुम्हें यह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के कैन में मिलेगा जो बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद आते हैं, और उस कागज में भी जो चीजों को लपेटता है। सैंडविच, बर्गर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के एडिटिव्स में भी। और यहां एक स्पष्ट उदाहरण है, वह प्रसिद्ध, दुर्भाग्य से प्रसिद्ध E541। तुम्हें यह उन बर्तनों में भी मिलेगा जिनका इस्तेमाल तुम खाना पकाने के लिए करते हो, और हाइजीन प्रोडक्ट्स में भी। और इसके अलावा इन सब में से आखिरी को छोड़कर ये वे उत्पाद हैं जिन्हें बच्चे और किशोर, जैसा कि मैंने कहा, अक्सर सेवन करते हैं। और देखो, मैंने तुम्हें E541 का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि यह फूड इंडस्ट्री का सबसे चालाक ट्रोजन हॉर्स है। E541, जो कि एल्यूमिनियम और सोडियम का फॉस्फेट है, एक केमिकल एडिटिव है जिसका मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल बेकरी प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोसेस्ड चीज में इस्तेमाल होता है। देखो, इसका तकनीकी कार्य एक उठाने वाले एजेंट के रूप में होता है। यानी यह सुनिश्चित करता है कि केक बेहद फूले हुए और नरम रहे, वे बैठे नहीं, और चीज के मामले में वह बर्गर में पूरी तरह से पिघल जाए और उससे अलग ना हो। तुम इसका सेवन कर रहे हो, बच्चे रोजाना इसका सेवन कर रहे हैं। वे इस तरह के उत्पादों के मुख्य उपभोक्ता हैं। बन, डोनट्स, ब्रेड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें और ऐसे ही कई अन्य उत्पाद। असल में होता यह है कि जब एल्यूमिनियम उस शरीर में प्रवेश करता है जो अभी भी विकसित हो रहा है, तो उस गिलास का पूरी तरह से भर जाना हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी और रफ्तार के साथ होता है। जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसा कि तुम कल्पना कर सकते हो, यह बहुत चिंताजनक है। और मुझे सुनते हुए मैं सोचता हूं कि तुमने भी खुद से यह सवाल जरूर किया होगा, आखिर कोई इस बारे में बात क्यों नहीं करता? मेरे डॉक्टर ने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और इसका जवाब एक तकनीकी जवाब है। असल में पारंपरिक चिकित्सा आमतौर पर तीव्र विषाक्तता की तलाश करती है। यानी उदाहरण के लिए, वह अचानक होने वाले जहर के मामलों को देखती है जो आपको इमरजेंसी में पहुंचा दे।
यही है जिसमें आज की चिकित्सा रुचि रखती है। और जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वह एक दीर्घकालिक जैव संचयन है। आज थोड़ी सी, कल फिर थोड़ी सी, और इसी तरह चलता रहता है। सालों तक ऐसा चलता रहता है। और साथ ही देखो, धातुओं को मापना मुश्किल है क्योंकि ये आमतौर पर खून में तैरती नहीं रहती, और एक सामान्य जांच में जो सबसे पहले की जाती है जब तुम्हें कोई समस्या होती है, उसमें सिर्फ वही दिखता है जो उस समय खून में घूम रहा है, लेकिन वह नहीं जो ऊतकों में या दिमाग के इलेक्ट्रिक तारों में छुपा हुआ है। लेकिन यहीं पर रहस्य और भी गहरा हो जाता है। एक ही परिवार में, एक ही खाना खाते हुए और एक ही घर में रहते हुए एक भाई को टीडीएच, एडीएचडी क्यों होता है और दूसरे को नहीं? तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे तुम्हें एक और महान व्यक्ति से मिलवाना होगा, डॉक्टर रॉजर विलियम्स से। 50 के दशक में विलियम्स, जो अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे, उन्होंने विटामिन बी 5 की खोज की थी, और उनका काम आधुनिक पोषण चिकित्सा की नींव है। तो विलियम्स ने एक ऐसा विचार प्रस्तुत किया था जो उस समय बेहद क्रांतिकारी था: जैव रासायनिक व्यक्तिगतता, बायोकेमिकल इंडिविजुअलिटी। उन्होंने यह साबित किया कि भले ही हम बाहर से सभी इंसान दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम उतने ही अलग हैं जितनी अलग हमारी उंगलियों के निशान होते हैं। तुम्हारे अंगों का आकार मेरे अंगों जैसा नहीं है। तुम्हारी एंजाइम्स मेरी एंजाइम्स की तरह गति से काम नहीं करती। और जो किसी एक व्यक्ति के लिए किसी धातु की एक हानिरहित मात्रा है, वही किसी दूसरे के लिए, उसके पूरे सिस्टम के लिए एक असली संकट बन सकती है। देखो, असल में मैं जो कुछ भी तुम्हें बता रहा हूं वह उस वातावरण पर निर्भर नहीं करता जिसमें किसी व्यक्ति का जीवन विकसित होता है, बल्कि यह सबसे ज्यादा हर किसी के ड्रेनेज, डिसाग्वी पर निर्भर करता है। और तुम मुझसे पूछोगे, लेकिन यह ड्रेनेज, डिसाग्वे क्या है? तो ताकि तुम इसे समझ सको, सोचो कि यह एक सफाई प्रणाली है जिसे मुख्य रूप से जिगर और गुर्दे संचालित करते हैं। लेकिन उस ड्रेनेज के सही से काम करने के लिए उसे कुछ आनुवांशिक वाल्व, लेव्स दे पासो, की जरूरत होती है। और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण में से एक जीन है जिसे शायद तुम नहीं जानते हो, जिसका नाम है MTHFR। नाम से डरना मत, बस इसे ऐसे समझो कि यह एक कर्मचारी है जो पोषक तत्वों को, जैसे कि फोलिक एसिड, सफाई के औजारों में बदलने का काम करता है। और होता यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस जीन में एक गलती के साथ पैदा होते हैं, जिसे एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और इस गलती के कारण उनका कर्मचारी आधी गति से काम करता है। यह ऐसा है जैसे एक बच्चे की नाली सुरंग जितनी बड़ी हो और दूसरे की सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक की स्ट्रॉ जितनी पतली हो। एक जैसी धातुओं के संपर्क में आने पर एक सूखा रहता है, जबकि दूसरा इसके विपरीत डूब जाता है। तो अब अगर इस धीमे कर्मचारी के साथ साथ शरीर को ग्लूटाथियोन भी बनाना पड़े तो मामला और भी जटिल हो जाता है। और ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें, अगर कर्मचारी जीन है तो ग्लूटाथियोन डिटर्जेंट है। असल में इसे मास्टर एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसे आपके शरीर की सबसे शक्तिशाली अणु के रूप में जाना जाता है जो धातुओं को पकड़कर बाहर निकालने का काम करता है। यह एक असली चिपचिपा चुंबक की तरह काम करता है जो कोशिकाओं में घूमते हुए धातु की गंदगी को ढूंढता है ताकि उसे बाहर तक ले जा सके। अगर बच्चे के पास एक धीमा कर्मचारी है, वही प्रसिद्ध जीन जिसके बारे में मैंने बताया, MTHFR, और साथ ही उसका शरीर पर्याप्त डिटर्जेंट नहीं बनाता, यानी पर्याप्त ग्लूटाथियोन नहीं बनाता, तो क्या होता है? तो धातु बाहर नहीं निकलती, वह दिमाग के इलेक्ट्रिक तारों में चिपकी रह जाती है। और अब आप इन सब बातों को उस बात से जोड़िए जो मैंने शुरुआत में कही थी, सबसे बुद्धिमान बच्चों के बारे में। एक दिमाग, उच्च क्षमता वाला दिमाग, जो किसी बौद्धिक फेरारी जैसा है, उसमें विद्युत गतिविधि बहुत बहुत अधिक होती है और कनेक्शनों की घनता आश्चर्यजनक होती है। और यही वह चीज है जिसे हार्डवेयर की हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। देखिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें
एक पुराने ट्रैक्टर का इंजन गंदे और अशुद्धियों से भरे डीजल पर भी चल सकता है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसके पुर्जों में बहुत सहनशीलता होती है। लेकिन फेरारी का इंजन एकदम सटीक इंजीनियरिंग का नमूना है। अगर इंजेक्टरों में एक भी रेत का कण चला जाए तो इंजन झटके देने लगता है, ज्यादा गर्म हो जाता है और खराब होने लगता है। एक प्रतिभाशाली बच्चे के लिए वह धातु की रेत सिर्फ एक रुकावट नहीं है, बल्कि उसके हाई फिडेलिटी सिस्टम के लिए असली तोड़फोड़ बन जाती है। यह हस्तक्षेप पैदा करता है, वहां इलेक्ट्रिक आर्क बनाता है जहां नहीं होना चाहिए, और सबसे बढ़कर उसके प्रोसेसर को ओवरलोड कर देता है। सीधे शब्दों में कहें तो जिसे आपको ADHD, TDAH के रूप में डायग्नोज किया गया है, असल में बहुत संभव है कि वह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, बल्कि एक उच्च सटीकता वाला सिस्टम है जो पर्यावरणीय हस्तक्षेप और एक निकासी प्रणाली के कारण असंतुलित हो गया है, जो शायद पर्याप्त नहीं है। इसलिए इसे भी समझो, हम किसी ऐसे बच्चे के सामने नहीं हैं जिसमें निर्माण में कोई दोष हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चा ध्यान नहीं देना चाहता, बल्कि उसका प्रोसेसर ओवरलोड हो गया है इलेक्ट्रिक हस्तक्षेपों के कारण। उसके पास अत्यंत उच्च सटीकता वाला हार्डवेयर है जो हकीकत को बहुत तेजी से प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कोई उसी समय उसके तारों में गड़बड़ी कर रहा है। हमारी जिम्मेदारी एक मुख्य इंजीनियर के रूप में यह नहीं है कि हम फेरारी को धीमा चलाएं, यानी हमें बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इन चैनलों को इस तरह से साफ करना चाहिए कि उसकी प्रवाहशीलता वापस आ जाए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो उसकी क्षमता बिना किसी शोर के प्रकट हो सकेगी। लेकिन सफाई करने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि कौन सी धातु उसके दिमाग में घुस गई है और कैसे वह एक ओकुपा, अवैध कब्जाधारी बन गया है, और वह ओकुपा कौन सी या कौन कौन सी कुर्सियां कब्जा कर रहा है। और यही मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहां एक छोटी सी स्पष्टता देना चाहता हूं। जब मैं आपसे उन कब्जाई गई कुर्सियों की बात करता हूं तो मैं उन्हें बायोफिजिक्स के दृष्टिकोण से देखता हूं, यानी मैं सेलुलर रिसेप्टर्स और आयनिक चैनलों की बात कर रहा हूं। तुम कल्पना करो कि तुम्हारे बच्चे की हर एक कोशिका एक छोटी सी कमरे की तरह है जिसे काम करने के लिए निर्देशों की जरूरत होती है। सेलुलर रिसेप्टर्स उस कमरे के कान हैं या उस कमरे के ताले हैं जो सतह पर होते हैं और किसी विशेष संदेश जैसे हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर का इंतजार करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि कोशिका को सक्रिय होना है, शांत रहना है या काम करना है। और आयनिक चैनल उस कमरे के दरवाजे या वॉल्व हैं जिनसे होकर बिजली यात्रा करती है। जब रिसेप्टर को सही संदेश मिलता है तो दरवाजा खुल जाता है ताकि खनिज जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम अंदर आ सकें, जो वास्तव में विद्युत आवेश को ले जाते हैं ताकि आदेश को पूरा किया जा सके। एक स्वस्थ प्रणाली में संदेश आते जाते रहते हैं और दरवाजे पूरी सटीकता के साथ खुलते और बंद होते हैं। समस्या तब आती है जब वहां कचरा या तोड़फोड़ करने वाले होते हैं, और खासकर जब उन घुसपैठियों के पास विद्युत शक्ति होती है, क्योंकि तब वे दो काम करते हैं। या तो वे ताले में गोंद लगा देते हैं जिससे रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, या वे ठीक दरवाजे की दहलीज के बीच में खड़े हो जाते हैं और रास्ता रोक देते हैं। आखिरकार परिणाम एक ही होता है। शांति या एकाग्रता का संदेश कभी भी कोशिका के अंदर नहीं पहुंचता, क्योंकि रास्ता शारीरिक रूप से बाधित कर दिया गया है। और अब जब आप समझ सकते हैं कि एक अदृश्य आग लगी हुई है, वह न्यूरॉन, वह सूजन जिसके बारे में बुलमोर बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें जिम्मेदार को ढूंढना होगा। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि धुआं यूं ही नहीं उठता, और दोषी को ढूंढने के लिए निस्संदेह हमें बाहर निकलकर तलाश करनी होगी। और जब हम उस तलाश की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जो बात हमें चौंकाएगी वह यह है कि हमारे शरीर में एल्यूमिनियम जमा हो जाता है। और सच्चाई यह है कि एल्यूमिनियम को कभी भी शरीर में नहीं होना चाहिए, और खासकर किसी न्यूरॉन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जैसे लोहे का काम ऑक्सीजन को ले जाना है, या मैग्नीशियम जो अन्य चीजों के अलावा नसों को शांत करता है,
वैसे ही एल्यूमिनियम का मानव जीवन में कोई ज्ञात कार्य नहीं है। मानव शरीर में कोई भी ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है जिसे एल्यूमिनियम की आवश्यकता हो। इसलिए इसकी मौजूदगी कोई मदद नहीं है, बल्कि यह अनिवार्य रूप से एक बाधा है। यह ऐसा है जैसे किसी एकदम परफेक्ट इंजीनियरिंग के काम में कोई व्यक्ति गैरों में एक मुट्ठी रेत डाल दे। रेत प्रकृति में बहुतायत में पाई जाती है, लेकिन किसी भी इंजीनियरिंग के काम में, खासकर एकदम सटीक काम में, इसका कोई भी उपयोग नहीं है। और ये और भी कम स्वीकार्य क्यों है, खासकर जब हम इसे न्यूरॉन्स के पास पाए जाने की बात करते हैं? बहुत आसान है, क्योंकि न्यूरॉन शरीर की सबसे परिष्कृत विद्युत डिजाइन वाली कोशिका है। इसका कार्य वोल्टेज के अत्यंत संतुलित संतुलन पर निर्भर करता है। और एल्यूमीनियम एक धातु है जिसमें बहुत आक्रामक त्रिसंयोजी विद्युत आवेश होता है। न्यूरॉन में एल्यूमीनियम डालना ऐसा है जैसे सर्वर रूम में जो हार्ड डिस्क से भरा हो एक शक्तिशाली चुंबक रख देना। ये सब कुछ विकृत कर देगा, सारी संकेतों को बदल देगा। और देखिए, मस्तिष्क में रक्त मस्तिष्क बाधा, ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, जो विशेष रूप से एक उच्चतम सुरक्षा वाली सीमा चौकी की तरह काम करती है। अगर एल्यूमीनियम अंदर है तो इसका मतलब है कि वहां कोई गंभीर सुरक्षा में सेंध लगी है या कोई जैविक धोखा हुआ है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी खोज मुख्य संदिग्ध की ओर बदल जाती है। असल में देखिए, आपके बच्चे की कोई भी कोशिका इसे बढ़ने, सांस लेने या सोचने के लिए जरूरी नहीं मानती। और अगर यह मौजूद है तो यह सचमुच औद्योगिक कचरा है जो सिस्टम में घुस गया है। और देखिए, बात यह है कि शरीर के पास एल्यूमीनियम के लिए निकासी के रास्ते तैयार नहीं हैं, क्योंकि विकास की दृष्टि से और अभी सिर्फ एक सदी पहले तक हम कभी भी इस धातु के इतने बड़े पैमाने पर संपर्क में नहीं आए थे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जैसे आजकल हैं। तो अच्छा, इसके अलावा मुझे आपको इस धातु की भौतिकी के बारे में भी बताना है। भौतिकी और रसायन विज्ञान में एल्यूमीनियम सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि यह एक त्रिसंयोजक कैटायन है। इसमें 3 सकारात्मक आवेश बहुत छोटे आकार में केंद्रित होते हैं, जिससे इसकी विद्युत पकड़ने की शक्ति उन खनिजों की तुलना में कहीं अधिक हो जाती है जिन्हें शरीर वास्तव में अपने कामकाज के लिए इस्तेमाल करता है। एल्यूमीनियम आता है, उन्हें धक्का देता है और उनकी जगह यानी उनकी कुर्सी छीन लेता है, जैसा कि मैंने कहा था। और यह मुख्य रूप से उनमें से 3 के साथ ऐसा करता है। मैग्नीशियम के साथ, जो शांति और ऊर्जा का खनिज है, कैल्शियम के साथ, जो विद्युत संकेतों का संदेशवाहक है, और लोहे के साथ, जो ऑक्सीजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह ऐसा है जैसे किसी डांस फ्लोर पर जो न्यूरॉन के रिसेप्टर्स होंगे। धन्यवाद। मैग्नीशियम धीरे धीरे बच्चे को शांत करने के लिए नाचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक एल्यूमीनियम, जो कहीं ज्यादा विद्युत आवेश रखता है, अंदर आता है, मैग्नीशियम को धक्का देता है और उसकी जगह ले लेता है। लेकिन चूंकि एल्यूमीनियम कठोर और विषैला है, वह नाचने के बजाय वहीं खड़ा रह जाता है और अवरोध पैदा करता है, संचार को। और अगर ऊपर कही गई बातें तकनीकी संदेह मानी जा सकती हैं, तो हमारे पास या मेरे पास तुम्हें देने के लिए और भी जानकारी है। और इस मामले में मैं उन लोगों के फोरेंसिक विश्लेषण की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में डिमेंशिया या अल्जाइमर का सामना किया है। और अब मैं तुम्हें बायो एक्यूमुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि असल में एल्यूमीनियम शरीर में घुसता है और फिर बाहर नहीं निकलता। नहीं, एल्यूमीनियम वहीं रह जाता है। ये पुराने पाइप में जमे तलछट की तरह है जो आखिरकार पाइप को जाम कर देता है। डॉ क्रिस्टोफर एक्सली निस्संदेह उस व्यक्ति हैं जो इस आगजनी करने वाले या तोड़फोड़ करने वाले के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने, एक्सली ने, यूनाइटेड किंगडम की कील यूनिवर्सिटी में 30 से भी अधिक साल सिर्फ एक ही तत्व एल्यूमीनियम और यह कि एल्यूमीनियम हमारी जैविक संरचना के साथ कैसे संपर्क करता है का अध्ययन करते हुए बिताए हैं। अपनी सबसे गहरी शोधों में उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बात खोजी।
पता चला कि जिन लोगों के दिमाग में समय से पहले अल्जाइमर हुआ था, उनके दिमाग के उन हिस्सों में जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार हैं, एल्यूमीनियम की मात्रा असाधारण रूप से अधिक पाई गई। और यहां जाहिर है एक तार्किक सवाल उठता है। अगर एल्यूमीनियम एक सॉफ्ट ड्रिंक के कैन में है, किसी बेकरी आइटम या डिओडोरेंट में है, तो यह कैसे संभव है कि वह आपके बच्चे की एकाग्रता या आपकी खुद की याददाश्त को प्रभावित कर दे? क्या इस अत्यंत परिपूर्ण शरीर में, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारे पास इसके खिलाफ कोई रक्षा नहीं है? तो हां, हमारे पास जरूर रक्षा तंत्र हैं, और हां, यह आपके बच्चे की एकाग्रता और उसकी याददाश्त को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था, यह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आपके या मेरे लिए भी असर डाल सकता है। हमारे शरीर में वह उच्चतम सुरक्षा वाली सीमा चौकी मौजूद है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रक्त मस्तिष्क बाधा। यह एक असली जैविक दीवार है जो खून को मस्तिष्क से अलग करती है। इसका काम पोषक तत्वों को अंदर जाने देना और घुसपैठियों को पूरी तरह से रोकना है। लेकिन एल्यूमीनियम के साथ समस्या यह है कि वह धोखा देने में माहिर है। इस सीमा चौकी को पार करने के लिए यह वही करता है जिसे जीव विज्ञान में हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। यानी यह खुद को एक प्रोटीन से जोड़ लेता है जिसे ट्रांसफेरिन कहा जाता है, जो मस्तिष्क को आवश्यक लोहा पहुंचाती है। और सीमा चौकी के सिपाही जब ट्रांसफेरिन को आते देखते हैं तो कहते हैं, आगे बढ़ो, तुम्हें रास्ता खुला है, क्योंकि तुम न्यूरॉन्स के लिए लोहा ला रहे हो। लेकिन असल में होता क्या है? उन्हें पता नहीं होता, या वे यह महसूस नहीं करते कि ट्रांसफेरिन से चिपका हुआ एल्यूमीनियम भी छुपकर दिमाग में घुस रहा है। और एक बार जब यह धातु उस सीमा को पार कर दिमाग के अंदर पहुंच जाती है, तो एल्यूमीनियम अपना पसंदीदा लक्ष्य ढूंढता है, जो है मायलिन। और यहां, ताकि आप समझ सकें, आपकी न्यूरॉन्स बिल्कुल शुद्ध फाइबर ऑप्टिक केबल्स की तरह हैं, और माइलिन उसकी सुरक्षा कवच है। यानी यह वह इंसुलेटर है जो केबल्स को ढकता है और सिग्नल को यात्रा करने देता है तेजी से। और अब आप देखेंगे, पता चलता है कि इस वातावरण में एल्यूमीनियम की एक भौतिक विशेषता है जो डरावनी है। यह एक इंसुलेटर है। लंबे समय में यह जो तबाही मचा सकता है वह पूरी तरह से विनाशकारी है। कल्पना कीजिए कि कोई आपके कंप्यूटर को खोलता है और कनेक्टर्स के ठीक ऊपर इंसुलेटिंग टेप या सीमेंट के टुकड़े लगाने लगता है। प्रोसेसर के बिजली एक आदेश को निष्पादित करने के लिए गुजरने की कोशिश करेगी, लेकिन वह उस भूरे, चिपचिपे और इंसुलेटिंग तलछट से टकरा जाएगी जो माइलिन में जमा हुआ एल्यूमीनियम है। परिणाम, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, स्पष्ट है। सिग्नल आसानी से नहीं जा सकता, यह बाधित हो जाता है और दिशा बदल लेता है। और जब वह प्रवाहित नहीं हो पाता तो ऊर्जा जमा हो जाती है और गर्मी पैदा होती है। और वही गर्मी उन सूक्ष्म सूजनयुक्त सूक्ष्मागों की उत्पत्ति है जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। सिस्टम गर्म हो जाता है, न्यूरॉन्स खुद को बचाने के लिए सूज जाते हैं, और इसी वजह से बच्चा महसूस करता है कि उसकी सोच जैसे प्यूरी हो गई है या वह कर ही नहीं सकता। ध्यान केंद्रित रखना। और बात यह नहीं है कि वह ध्यान नहीं देना चाहता, बल्कि उसके तारों में एक शारीरिक हस्तक्षेप हो रहा है जो उसके सिस्टम को गर्म और थका रहा है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि समस्या यहीं खत्म हो जाती है। यह तो और भी गहराई तक जाता है, और यह हमारे शरीर की महत्वपूर्ण ऊर्जा के मुख्य सेलुलर केंद्र तक पहुंच जाता है। यहां एक लैब का तकनीकी रहस्य है जो मैं चाहता हूं कि तुम जानो, जिसे कूनर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। तुम्हारी कोशिकाओं की ऑर्केस्ट्रा में एक खनिज है जो निर्देशक है, जो लय तय करता है, और मैं मैग्नीशियम की बात कर रहा हूं। मैग्नीशियम जिम्मेदार है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएं, वही प्रसिद्ध एटीपी जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, और यह भी सुनिश्चित करता है कि न्यूरॉन्स शांत रहें। तकनीकी समस्या यह है कि एल्यूमीनियम का आकार और उसकी विद्युत आवेश मैग्नीशियम के इतने करीब हैं कि शरीर भ्रमित हो जाता है। एल्यूमीनियम आता है और मैग्नीशियम की जगह घेर लेता है, लेकिन
क्योंकि वह ऑर्केस्ट्रा का संचालन करना नहीं जानता, ऊर्जा का उत्पादन रुक जाता है। वह एक रासायनिक घुसपैठिया बन जाता है, एक आवश्यक पोषक तत्व की जगह ले लेता है, लेकिन अपनी भूमिका नहीं निभाता। और बिल्कुल इसी मुख्य कारण की वजह से जब असली निर्देशक अचानक गायब हो जाता है, तो मस्तिष्क की संपूर्ण ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वह सुंदर सिम्फनी अब पूरी तरह से शोर में बदल जाती है। और जब ऐसा होता है, तब भीतर एक गहरी अराजकता और अव्यवस्था पैदा होने लगती है, जो ज्यादातर मामलों में अंततः एडीएचडी यानी ध्यान की कमी के विकार के निदान पर जाकर खत्म होता है। और यहां मुझे तुम्हें एक और समस्या जोड़ने दो। अगर मैग्नीशियम वह निर्देशक है जो लय और शांति बनाए रखता है, तो कैल्शियम वह संदेशवाहक है जो एक न्यूरॉन को अगली न्यूरॉन से बात करने देता है। यह दरवाजा खोलने का जिम्मेदार है, ताकि जानकारी केबल के जरिए आगे बढ़ सके। असल में होता यह है कि एल्यूमिनियम धातु की भी कैल्शियम चैनलों के प्रति एक अत्यधिक विनाशकारी और गहरा आकर्षण होता है। तुम कल्पना करो कि हर न्यूरॉन के पास एक तरह का सुरक्षा द्वार है, जो तभी खुलता है जब संदेशवाहक कैल्शियम की चाबी के साथ आता है। तो ठीक है, एल्यूमिनियम अपनी भारी विद्युत आवेश के साथ एक घुसपैठिए की तरह आकर ताले में गोंद लगा देता है। यह उन चैनलों से चिपक जाता है और उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। इसका परिणाम क्या होता है कि संदेश अंदर ही बंद रह जाता है। आपके बच्चे के दिमाग से ध्यान देने का आदेश आता है या फिर शांत बैठने का। सिग्नल केबल के जरिए यात्रा करता है, लेकिन जब वह अंत में अगली न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए आता है, तो उसे दरवाजा बंद मिलता है। इसके द्वारा, एल्यूमिनियम द्वारा। और ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें, यह ऐसा है जैसे आप ऐसे फोन से कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जिसका माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट है। आप बोल सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई आपको सुन नहीं सकता। ये एक भौतिक डिस्कनेक्शन है, एक सिनेप्टिक साइलेंस, जो एक ऐसे धातु के कारण हुआ है जिसने कैल्शियम को खेल से बाहर कर दिया है। ठीक है, लंबा और जटिल जरूर है, लेकिन अब आपके पास पूरी तस्वीर है। इसके साथ, जैसा कि मैंने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर का निदान पूरा हो चुका है। हमारे पास जले हुए तार हैं, खराब इंसुलेटर हैं यानी माइलिन, एक पावर स्टेशन है जिसमें बैटरियां नहीं हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया, और यह सब मैग्नीशियम की कमी के कारण है। और अब एक मैसेजिंग सिस्टम भी है जिसकी दरवाजे बंद हैं। स्थिति डरावनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बच्चे को कोई इच्छा शक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि उसके दिमाग में मटेरियल इंजीनियरिंग की समस्या है। और इस बिंदु पर इस जीव विज्ञान के मुख्य इंजीनियर के रूप में आपको एहसास होगा कि अगर आप घुसपैठिए को सिस्टम से बाहर नहीं निकालते, तो बच्चे को शांत करने की कोई कोशिश बेकार है। आपको एक ऐसे उपकरण की जरूरत है जो उस गिरजाघर के अंदर जा सके, एल्यूमिनियम को पकड़ सके और उसे बाहर तक ले जा सके। और आप मुझसे पूछेंगे, उस धातु को कैसे निकाला जाए जो ऊतकों के सबसे गहरे हिस्से में मजबूत हो गई है? तो हां, इस सवाल का जवाब है। और इसी वजह से मैं आज यहां तुम्हारे साथ हूं, और वह जवाब कोई दवा नहीं है, बल्कि एक तत्व है। हालांकि मैं कहता हूं, यह एक ऐसा तत्व है जिसे खुद प्रकृति ने डिजाइन किया है ताकि एल्यूमिनियम को काबू में रखा जा सके। और अब आप उस सफाई प्रोटोकॉल को जानेंगे जो उन चैनलों को साफ करेगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम को उनकी जगह वापस लाएगा, वही कुंजी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि आप इसे आज से ही कैसे लागू करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहां मैं कदम दर कदम चलना पसंद करता हूं ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं, ताकि आप खुद इसे अच्छी तरह समझ सकें। और चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। इस मामले में और अभी के लिए एक सवाल अनिवार्य है, हम बिना गिरजाघर को नुकसान पहुंचाए घुसपैठिए को कैसे बाहर निकालें? क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो बेहद नाजुक है। हम किसी भी आक्रामक रासायनिक उत्पाद के साथ इसमें दखल नहीं दे सकते। नहीं, देखिए,
यहां जवाब है एक संतुलन को फिर से हासिल करना, जो संतुलन समाज और दुनिया ने बहुत समय पहले तोड़ दिया था। और इसे समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें हमारे दुनिया के बारे में एक बुनियादी बात जाननी होगी। एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है। यह हर जगह मौजूद है। फिर भी प्रकृति, जो बहुत बुद्धिमान है, उसने कभी एल्यूमिनियम को अकेला नहीं छोड़ा। उसने हमेशा इसे सिलिकॉन के साथ रखा। और सिलिकॉन ग्रह का दूसरा सबसे आम तत्व है, ठीक ऑक्सीजन के बाद। एल्यूमिनियम एक धातु है, सिलिकॉन एक तत्व है, और यह रेत, क्वार्ट्ज और चट्टानों में पाया जाता है। करोड़ों वर्षों तक सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पृथ्वी पर एक परिपूर्ण संतुलन में साथ साथ रहे हैं। असल में सिलिकॉन प्राकृतिक संरक्षक है, जो एल्यूमिनियम को बंद और हानिरहित बनाए रखता है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रकृति ने हमेशा एल्यूमिनियम को सिलिकॉन के साथ रखा, लेकिन आधुनिक जीवन में हमने दोनों को अलग कर दिया है। हमने उस प्राकृतिक जोड़ी को तोड़ दिया है, और इसी वजह से अब एल्यूमिनियम हमारे शरीर में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। और इसका नतीजा यह है कि अपने बच्चे या अपनी खुद की विद्युत प्रणाली को साफ करने के लिए हमें कोई जादुई फॉर्मूला नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वह है शरीर को वह साथी वापस देना, जिसकी एल्यूमिनियम को बहुत याद आती है। लेकिन देखिए, जब हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। असल में आप समुद्र तट पर जाकर रेत नहीं खा सकते, जबकि वहीं सबसे ज्यादा सिलिका होती है। चट्टानों में पाया जाने वाला सिलिकॉन खनिज बहुत बड़ा होता है, और आपका शरीर बस ये नहीं जानता कि उसके साथ क्या करना है। हमें सिलिकॉन उसकी जीवित अवस्था में चाहिए, यानी उस रूप में जिसमें शरीर उसे वास्तव में आत्मसात कर सकता है। और इसमें मैं उस रूप की बात कर रहा हूं जिसे हम ऑर्थोसिलिसिक एसिड कहते हैं। यही वह कुंजी है जिसकी मदद से हम जिस सफाई की इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं वह संभव होती है। ऑनर्थोसिलिसिक एसिड एक इतनी सूक्ष्म अणु है कि उसके पास खून में यात्रा करने और यहां तक कि उस सीमा को पार करने का पासपोर्ट है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, ब्लड ब्रेन बैरियर। यही एकमात्र है जो गिरजाघर के अंदर जा सकता है। और यहीं पर वह चीज होती है जिसे मैं रेस्क्यू मैग्नेट कहता हूं। देखो, जैसा कि मैंने बताया था, एल्यूमिनियम न्यूरॉन्स की माइलिन से चिपक जाता है, और वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वह चिपचिपा है, शब्दशः, और क्योंकि उसे इससे बेहतर कोई चीज नहीं मिलती जिससे वह जुड़ सके, जब तक कि वह सिग्नल को बाधित करता रहता है। लेकिन जैसे ही आप इस तरल सिलिकॉन को सिस्टम में डालते हैं, एल्यूमिनियम उसकी उपस्थिति को महसूस करता है और कुछ वाकई अद्भुत होता है। उसकी सिलिकॉन के प्रति इतनी रासायनिक आकर्षण होती है, उसे उसके साथ रहना इतना पसंद है कि वह न्यूरॉन को छोड़ने का फैसला करता है। वह इलेक्ट्रिक केबल से अलग हो जाता है और सिलिकॉन से लिपट जाता है। जुड़ने पर वे एक नई अणु बनाते हैं जो पूरी तरह से निष्क्रिय अणु होती है। असल में यह ऐसा है जैसे सिलिकॉन ने उस तोड़फोड़ करने वाले को हथकड़ी लगा दी हो और उसे एक सुरक्षा कैप्सूल में बंद कर दिया हो। उस पल में एल्यूमिनियम अब एक इंसुलेटर नहीं रहता, न ही वह गर्मी पैदा करता है और न ही हस्तक्षेप करता है, बल्कि वह बस एक भारी कण बन जाता है जो अब ऊतकों में छुप नहीं सकता। लेकिन जाहिर है, एक बार जब हमने उसे पकड़ लिया तो अगला सवाल आता है। अब जब हमने उसे पकड़ लिया है तो हम उसे उस किले से, जो कि दिमाग है, बाहर कैसे निकालें? तो यहां पर हम अपनी जैविक प्रक्रिया की रात की पारी का फायदा उठाते हैं। हमारी जैविक प्रक्रिया की, जैसा कि तुम जानते हो क्योंकि मैंने तुम्हें दूसरे वीडियो में बताया है, जब हम सो रहे होते हैं हमारा दिमाग ग्लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय कर देता है। देखो, यह ऐसा है जैसे कोई रात का कचरा उठाने वाला ट्रक गहरे नींद में चलना शुरू कर देता है। दिमाग का तरल पदार्थ तंत्रिकाओं के बीच जोर से बहना शुरू कर देता है और यह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के सभी जटिलों को बहा ले जाता है और उन्हें खून की ओर भेज देता है।
और तभी वह क्षण आता है जब हम इस इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं, अंतिम रूप दे सकते हैं। सिलिकॉन से जुड़ने पर एल्यूमिनियम पानी का दोस्त बन जाता है और हमारे शरीर में जो भी पानी का दोस्त होता है वह अंततः किडनी में पहुंच जाता है। और यही है असली कुंजी। तो वह धातु जो उस बच्चे की एकाग्रता और ध्यान को रोक रही थी, उसके साथ यह होता है कि वह सबसे स्वाभाविक रास्ते से, यानी पेशाब के जरिए, बाहर निकल जाती है। हाँ, लेकिन अपनी खुद की सेहत के मुख्य इंजीनियर के रूप में तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूं वह कोई ऐसी सफाई नहीं है जो एक दोपहर में हो जाए। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह कई परतों को हटाने की बात है और बहुत समय से जमा हुई हस्तक्षेप की परतों को हटाने की प्रक्रिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुरानी पेंटिंग को बहाल करना जो दशकों से कालिक जमा कर रही हो। इसे धैर्य के साथ एक एक ब्रश स्ट्रोक से करना पड़ता है। इसीलिए देखो, भले ही निष्कासन की प्रक्रिया लगभग तुरंत शुरू हो जाती है, लेकिन मानसिक स्पष्टता के ठोस परिणाम आमतौर पर लगभग 12 हफ्तों के लगातार रखरखाव के बाद ही दिखाई देने लगते हैं। और यह, संक्षेप में कहें तो, और तुम इसे पूरी तरह समझ सकते हो, वास्तव में एक लंबी दौड़ है, लेकिन यही एकमात्र सुरक्षित और प्रभावी तरीका है जिससे सिस्टम को उसकी मूल प्रवाहशीलता वापस मिल सकती है। अब जब तुम समझ गए हो कि यह कैसे काम करता है, इस रासायनिक निष्कासन योजना को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि इसे व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए, ताकि तुम आज ही जान सको कि कौन कौन से कदम उठाने हैं। और यहां मुझे लगता है कि जब तुम मुझे यह सब बताते हुए सुन रहे होगे, तो तुम्हारे दिमाग में एक विचार जरूर आ रहा होगा जिसे मैं पूरी तरह से तर्क संगत मानता हूं या मानूंगा। और सवाल है, कैसे? मैं कैसे सुनिश्चित करूंगा कि मेरा बेटा या मेरा पोता, जो वैसे ही खाने को लेकर हमें काफी परेशान करता है, वह इतनी सारी चीजें ले ले जो शायद इस सफाई को हासिल करने के लिए जरूरी होंगी। और मैं तुम्हें पूरी तरह समझता हूं, क्योंकि हम यहां मशीनों या रोबोट्स की बात नहीं कर रहे हैं जिन्हें तुम एक पुर्जा बदलकर ठीक कर सकते हो। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी जानें जो महसूस करती हैं, थक जाती हैं और सबसे बढ़कर दवाइयां खाकर बीमार महसूस नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं जो सुझाव देता हूं वह यह नहीं है कि तुम्हारा घर एक फार्मेसी बन जाए, बल्कि इन उपायों को बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी में लगभग अदृश्य रूप से पूरे प्यार और धैर्य के साथ शामिल करना है जिसकी उन्हें जरूरत है। और अब तुम देखोगे, क्योंकि हम विस्तार में जाने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे आसान चीज है पानी। देखो, बच्चे के सिस्टम को साफ करने की कितनी सुंदर और आसान शुरुआत है, जिसमें बच्चे को शायद ही पता चले। मुझे तो लगता है कि उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैं जो सुझाव देता हूं वह यह है कि उसके रोज के पानी को ऐसे पानी से बदल दो जिसमें सिलिका भरपूर हो। और ताकि तुम्हें ढूंढना ना पड़े, मैं तुम्हें कुछ संकेत देता हूं। अगर आप अमेरिका में हैं या सिलिका से भरपूर और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय पानी ढूंढ रहे हैं, तो फीजी पानी देखें। अगर आप यूरोप में हैं तो सैंटनियोल देखें, या टेरर का पानी देखें, या वोल्विक देखें। अगर आप रूस में हैं तो आपके पास बैकाल या लास्टोचका है। और अगर आप पूर्वी देशों में हैं तो जापान में आपको नोमुसिलिका मिलेगा, जो 97 मिलीग्राम प्रति लीटर के साथ दुनिया की सबसे अधिक सिलिका युक्त जलों में से एक है। और अगर आप मलेशिया में हैं, उदाहरण के लिए, तो आपके पास स्प्रिट्जल है, लेकिन मैं तुम्हें और भी देशों के बारे में बताता रह सकता हूं। और इसे ढूंढो। और एक बार जब आपके पास यह पानी हो, तो सबसे जरूरी बात है कि आप इसे हर चीज के लिए इस्तेमाल करें। पीने के लिए, उसके शेक्स के लिए, और यहां तक कि उसके खाने को पकाने के लिए भी। और क्योंकि यह पानी बिना गंध और रंगहीन होता है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। यह वही पानी होगा जो वह पीता है, जो चुपचाप, धीरे धीरे और पूरे दिन एल्यूमिनियम को बाहर निकालने का पहला काम करेगा। यह सबसे सम्मानजनक तरीका है, क्योंकि यह उसकी निजता में दखल नहीं देता और उसे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करता। वह बस पानी पी रहा है। लेकिन जाहिर है, ताकि यह सफाई गहराई से हो सके, हमें एक आंतरिक सहारा भी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन कोई भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं,
इस प्रोटोकॉल के लिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप एन एसिटाइल सिस्टीन पर ध्यान केंद्रित करें, जिसे आमतौर पर NAC कहा जाता है। और मैं आपको ये क्यों सुझाता हूं? असल में NAC वह पूर्व द्रव्य है जिसकी आपके शरीर को ग्लूटाथियोन बनाने के लिए जरूरत होती है। ग्लूटाथियोन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई ऐसा एंटीओक्सीडेंट नहीं है जो बस यूं ही मौजूद हो। बायोफिजिक्स की दुनिया में, जैसा कि मैंने कहा, हम इसे एंटीओक्सीडेंट मास्टर कहते हैं। और यह कोई मानद उपाधि नहीं है, बल्कि वास्तव में इसमें एक ऐसी सुपर पावर है जो बाकी एंटीओक्सीडेंट्स में नहीं होती। ग्लूटाथियोन ही बाकी सभी एंटीओक्सीडेंट्स को रिसाइकल करने का जिम्मेदार है। जब विटामिन सी या विटामिन ई अपना काम करके किसी आग को बुझा देते हैं तो वे थक जाते हैं और ग्लूटाथियोन आता है, उन्हें एक इलेक्ट्रॉन देता है और फिर से सेवा में लगा देता है। इसके बिना आपकी सफाई प्रणाली बस रुक जाएगी, कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से बंद हो जाएगी। देखिए, कल्पना कीजिए कि ग्लूटाथियोन एक सल्फर की स्पंज की तरह है। जो इसे खास बनाता है वह यह है कि इसमें एक ऐसा घटक होता है जो भारी धातुओं और विषाक्त पदार्थों के लिए बेहद चिपचिपा होता है। और जब एल्यूमिनियम या पारा आपकी कैथेड्रल मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं तो ग्लूटाथियोन उन पर झपटता है, उन्हें घेर लेता है और निष्क्रिय कर देता है ताकि वे आपकी न्यूरॉन्स को छू न सकें। यह आपके मस्तिष्क का असली आणविक बॉडीगार्ड है। लेकिन यहीं पर इंजीनियरिंग की समस्या आती है। असल में ग्लूटाथियोन को वैसे ही टैबलेट के रूप में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपका पेट उसे रक्त में पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। आपके शरीर को इसे हर कोशिका के अंदर बनाना पड़ता है। यही एकमात्र तरीका है जिससे यह काम करता है। और इसे बनाने के लिए आपके सिस्टम को 3 स्पेयर पार्ट्स यानी 3 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। इनमें से 2 हमारे पास भरपूर मात्रा में होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक है सिस्टीन, जो कि बोतल की गर्दन है। वही वह दुर्लभ घटक है जो तय करता है कि फैक्ट्री कितनी तेजी से काम करेगी। अगर शरीर में सिस्टीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती है तो ग्लूटाथियोन का उत्पादन बाधित होकर रुक जाता है और तब बुलमर का धुआं धीरे धीरे कमरे के भीतर फिर से भरने लगता है, क्योंकि फायरमैन के पास आग बुझाने के लिए पानी की कमी हो जाती है। यहीं पर NAC यानी N-एसिटाइलसिस्टीन पूर्ण संप्रभुता के लिए एक आवश्यक उपकरण बन जाता है। NAC मूल रूप से पैक की गई सिस्टीन है जिसे आपका शरीर अवशोषित कर सकता है और फिर सीधे पावर प्लांट तक पहुंचा सकता है। और NAC लेना कोई विटामिन लेना नहीं है, इसे ऐसे मत समझो। ये तो सफाई फैक्ट्री में सीधे ईंधन डालने जैसा है। यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारे कर्मचारी हमेशा दुनिया का सबसे शक्तिशाली डिटर्जेंट अपने पास रखें, प्रोसेसर की चिकनाई हटाने और छोटे छोटे आग के धब्बे बुझाने के लिए तैयार। तो ताकि NAC ये सेलुलर डिटर्जेंट और ग्लूटाथियोन का प्रीकर्सर होने का काम कर सके, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है, इसकी खुराक उतनी ही सटीक होनी चाहिए जितनी तुम्हारी बाकी जैविक इंजीनियरिंग। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें NAC के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि जरूरी हैं। सबसे पहले ये याद रखो कि NAC एक प्राकृतिक प्रीकर्सर है। यह शरीर के लिए कोई अजनबी अणु नहीं है, यह एक और निर्माण खंड है। और जब आप इसे लेते हैं तो आप शरीर को वह कच्चा माल देते हैं जिससे वह खुद तय करता है कि अपनी रक्षा कैसे और कहां बनानी है। दूसरी बात, यह एक अमीनो एसिड के रूप में एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है जो अक्सर आधुनिक आहार में खाद्य प्रसंस्करण के कारण कम हो जाता है। इसलिए यह केवल पोषक तत्वों की आपूर्ति के रूप में काम करता है, बस इतना ही। और तीसरी बात, यह सप्लीमेंट्स की दुनिया में सबसे अधिक अध्ययन की गई और सुरक्षित पदार्थों में से एक है। यह दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है बिना पारंपरिक सूजन रोधी दवाओं के प्रणालीगत दुष्प्रभाव दिखाए। और देखिए, और यह बच्चों के इलाज में भी बहुत महत्वपूर्ण है। NAC का दशकों से उपयोग किया जा रहा है। इसे अक्सर म्यूकोलिटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी सुरक्षा प्रोफाइल पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है। हालांकि
बच्चों में धातुओं की सफाई और न्यूरोइन्फ्लेमेशन के नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश अधिक सूक्ष्म होने चाहिए और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, उनकी विकसित होती शारीरिक संरचना के अनुसार ढलने चाहिए। और यहाँ एक जरूरी टिप्पणी है, ये जैसे कि आप अपनी आंतरिक संरचना में कोई भी बदलाव करते हैं, अगर आप किसी चिकित्सकीय उपचार में हैं या आपको कोई विशेष स्थिति है, तो हमेशा समझदारी यही है कि आप अपने विश्वसनीय पेशेवर से सलाह लें। लेकिन एक बात समझ लो, ये किसी थेरेपी को बदलने की बात नहीं है। मैं जो तुम्हें प्रस्तावित कर रहा हूं वह यह है कि उस जगह को बेहतर बनाना जहां वह थेरेपी काम करेगी। और एक बात और, चलो फिर से एनएसी पर लौटते हैं। इसी के साथ माता पिता को आमतौर पर पहली बाधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एनएसी में गंध आती है, सल्फर जैसी, यानी सड़े हुए अंडे जैसी। और ध्यान रखो कि अगर तुम उसे एक कैप्सूल देने की कोशिश करते हो और बच्चे को उसकी गंध पसंद नहीं आती, तो वह उसे मना कर देगा और तुमने शुरुआत से पहले ही लड़ाई हार दी। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं कि पाउडर वाला फॉर्मेट ढूंढो या कैप्सूल खोलकर उसे प्राकृतिक संतरे या स्ट्रॉबेरी के जूस में मिला दो। जूस में मौजूद विटामिन सी न केवल एनएसी को सक्रिय करता है, बल्कि उसका खट्टा स्वाद उस सल्फर जैसी गंध को भी छुपा देगा। तो 6 से 12 साल के बच्चे के लिए लगभग 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, जो आमतौर पर स्टैंडर्ड कैप्सूल का आधा होता है, शुरू करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है ताकि उसके दिमाग में धुंध छंटने लगे। और अगर वह किशोर है जिसका वजन लगभग वयस्क जितना होने लगा है, तो आप 600 मिलीग्राम तक बढ़ा सकते हैं, जो सामान्य कैप्सूल की मात्रा है। सबसे अच्छा यह है कि इसे सुबह खाली पेट या किसी फल के साथ दिया जाए, ताकि उसके शरीर को पूरे दिन वह सुरक्षात्मक ग्लूटाथियोन बनाने का समय मिल सके जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरे प्रक्रिया में मैग्नीशियम की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, बिना मैग्नीशियम के सिलिका ज्यादा काम का नहीं रहेगा, और मैग्नीशियम के साथ ही मेरे प्रोटोकॉल का मेरा पसंदीदा हिस्सा आता है, क्योंकि यही वह पल है जब बच्चों के साथ सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, मैग्नीशियम स्नान। अगर बच्चा छोटा है तो उसे मैग्नीशियम की गोलियां देने का ख्याल भी मत लाना, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ट्रांसडर्मल तरीका अपनाएं, जो जैविक इंजीनियरिंग का एक असली कमाल है। देखिए, यह बहुत आसान है। एक गर्म पानी का स्नान तैयार करें और उसमें एप्सम सॉल्ट के 2 कप डालें। ये नमक मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। और जब बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा हो या स्कूल के बाद आराम कर रहा हो, तो जो हो रहा है वह यह है कि उसकी त्वचा, जो अवशोषण का एक अद्भुत अंग है, वह मैग्नीशियम को बिना जाने ही सोख रही होती है। और यह उसके ऊर्जा भंडार को फिर से भरने और सोने से पहले उसके तंत्रिका तंत्र को शांत करने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। उस स्नान से बाहर आने के बाद बच्चा न केवल अधिक शांत होगा, बल्कि उसका मस्तिष्क भी वह आवश्यक खनिज प्राप्त कर लेगा, ताकि रात के दौरान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सफाई की प्रक्रिया में वह सारी गंदगी बाहर निकल सके जो दिन भर सिलिकॉन ने छोड़ी है। और एक बात और, उस चीज को मत भूलो जो धरती हमें मुफ्त में देती है। जब भी मौका मिले उसे पार्क, समुद्र तट या किसी बगीचे में ले जाओ और उसे नंगे पांव दौड़ने दो। उसके पैरों का रेत के साथ सीधा संपर्क, धन्यवाद, या गीली घास के साथ, ये बहुत जरूरी है ताकि वह सारी स्थैतिक बिजली निकल सके जो धातु उसके सिर में पैदा करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाई फिडेलिटी उपकरण को अर्थिंग केबल से जोड़ना, ताकि उसमें से शोर आना बंद हो जाए। उसके लिए यह एक खेल होगा, लेकिन उसके दिमाग के लिए यह सच में एक गहरी राहत होगी। यहां, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है, अगर तुम ठंडे इलाकों में रहते हो या किसी ऐसे शहर में जहां पार्कों तक पहुंच कम है, तो उसे थोड़ी देर के लिए ग्राउंडिंग या अर्थिंग मैट पर खेलने के लिए बैठाओ, या फिर उसके लिए खरीद लो, हाँ, उसकी बिस्तर के लिए भी अर्थिंग शीट्स खरीदो, क्योंकि ऐसी चीजें मौजूद हैं, इन्हें ढूंढो और तुम्हें मिल जाएंगी। और अंत में, इस रखरखाव योजना को पूरा करने के लिए तुम्हें असली पोषण का भी ध्यान रखना होगा। सच्चे पोषण की बात करें तो उसके आहार में सेलेनियम की महत्ता को ध्यान में रखना जरूरी है। देखो, जैविक इंजीनियरिंग के नजरिए से
सेलेनियम वह महत्वपूर्ण घटक है जो तुम्हारी आंतरिक सफाई प्रणाली को अटकने नहीं देता। अगर सिलिका वह एजेंट है जो एल्यूमिनियम को पकड़ता है, तो सेलेनियम उस स्पार्क प्लग की तरह है जो इंजन को चालू करता है, तुम्हारी कोशिकाओं की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया का। सेलेनियम सेलेनोप्रोटीन का मुख्य हिस्सा है, जो वे उपकरण हैं जिनका उपयोग शरीर फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करने के लिए करता है। वे ही चिंगारियां जिनका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था और जिन्हें एल्यूमिनियम लगातार तुम्हारी न्यूरॉन्स को ऑक्सीडाइज करके पैदा करता है। सेलेनियम के बिना सफाई प्रणाली काम से बाहर हो जाती है। इसके अलावा बायोफिजिक्स में सेलेनियम भारी धातुओं का एक प्रतिपक्षी एंटागोनिस्ट के रूप में कार्य करता है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल इसकी विषैली पदार्थों के प्रति रासायनिक आकर्षण बहुत अधिक होता है। यह उनसे जुड़ जाता है और ऐसे यौगिक बनाता है जिन्हें शरीर पहचान सकता है और बाहर निकाल सकता है। यह ऐसा है जैसे सेलेनियम धातु पर एक तरह का जीपीएस लोकेटर लगा देता है, ताकि सफाई प्रणाली को ठीक ठीक पता चल सके कि किस चीज को कचरे में फेंकना है। और यहीं पर तुम्हारी मुख्य अभियंता की भूमिका भी आती है। ब्राजील नट्स सेलेनियम की असली टाइम बम होती है। सिर्फ एक में 70 से 90 माइक्रोग्राम सेलेनियम हो सकता है, जो लगभग एक इंसान की रोजाना जरूरत का 100% है। और जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, एक सटीक प्रणाली में ज्यादा होना हमेशा बेहतर नहीं होता। सेलेनियम की अधिकता विषैली हो सकती है और इससे सेलेनोसिस हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक नट खाने की सलाह देता हूं, और यह एक उच्च सटीकता वाली इंजीनियरिंग निर्देश है, क्योंकि इससे तुम सिस्टम को बिल्कुल वही बदलाव देते हो जिसकी उसे जरूरत है, ताकि इंजन बिना ओवरलोड हुए सही चले। यह प्राकृतिक गोली एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही मात्रा होती है और यह ऐसे रूप में आती है जिसे शरीर तुरंत पहचानता है और अवशोषित कर लेता है। और इसके अलावा इसका स्वाद भी शानदार है। इसे बच्चे को इनाम के तौर पर दो, उसे यह पसंद आएगा। अगर तुम इन सब बातों में लगातार बने रहते हो, जैसे कि पानी, जूस, एनएसी, नमक से स्नान, मिट्टी के संपर्क और ब्राजील नट के साथ, तो तुम देखोगे कि हम कोई आक्रामक चिकित्सा उपचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके वातावरण को बहाल कर रहे हैं। और शायद उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में जो फेरारी है वह इतनी आसानी से चलने लगेगा कि तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम देखोगे कि उसकी एकाग्रता कितनी स्पष्ट हो जाती है और आखिरकार उसकी वह अद्भुत बुद्धिमत्ता बिना किसी रुकावट के चमकने लगेगी। क्योंकि आखिरकार, और यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, हमारा उद्देश्य बच्चे को बदलना नहीं है, बल्कि सिर्फ उसके ऊपर से वह सब हटाना है जो उसे खुद होने से रोकता है। और मैं चाहता हूं कि आज मुझे सुनने के बाद तुम एक गहरी शांति की भावना के साथ जाओ। वह शांति जो तब जन्म लेती है जब तुम आखिरकार समझ जाते हो कि तुम्हारे बेटे या पोते के साथ क्या हो रहा है। वे भुलक्कड़पन जो तुम्हें डराते हैं, वह ध्यान की कमी जो उसे स्कूल में अक्षम दिखाते हैं, या वह बेचैनी जो उसे चैन से जीने नहीं देती, ये उसकी गलती नहीं है। और निश्चित रूप से यह तुम्हारी भी गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह बच्चा खराब है या उसका दिमाग अचानक काम करना बंद कर गया है, बल्कि बस इतना है कि उसकी विद्युत व्यवस्था में कुछ मलबा फंसा हुआ है। और आज तुमने कुछ ऐसा सीखा है जो खेल के नियम बदल देता है, क्योंकि तुम्हें उस बच्चे की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला कोई ठप्पा स्वीकार करने के लिए मजबूर होने की जरूरत नहीं है। इस ज्ञान के साथ तुम्हें एक निष्क्रिय दर्शक नहीं बनना चाहिए जो बस यह इंतजार करे कि उसे कौन सी दवा खरीदनी है ताकि बच्चे के लक्षण को दबाया जा सके। नहीं, अब से तुम उसके मुख्य इंजीनियर बनना चुन सकते हो, कोई ऐसा जो कमान संभालता है और उसकी जीव विज्ञान की निर्देश पुस्तिका को समझता है और प्यार और सटीकता के साथ एक रखरखाव योजना को लागू करता है जो उसे शांत नहीं करेगा, बल्कि उसे एक स्थायी समाधान देगा। जैसे जैसे हफ्ते बीतेंगे और तुम लगातार रहोगे,
इस प्रोटोकॉल के साथ तुम कुछ वाकई अद्भुत महसूस करने लगोगे, क्योंकि तुम देखोगे कि कैसे एल्यूमिनियम, वही तत्व जिसे एक्सली ने खोजा था, बच्चे के शरीर से बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे तुम देख पाओगे कि उसकी नजरें और तेज हो रही हैं, उसके विचार बिना अटकाव के फिर से बहने लगे हैं और वह सूजन भरा धुआं आखिरकार छंटने लगा है। कभी मत भूलो कि मानव शरीर एक स्व प्रोग्राम करने वाला जीव है। आज जो तुमने किया है वह अपने बच्चे की जैविक संरचना पर एडमिनिस्ट्रेटर का अधिकार वापस पाना है। ज्ञान वह कोट है जो तुम्हें लक्षणों को बस अस्थायी रूप से ठीक करने से रोकता है और तुम्हें सटीकता के साथ वह सफाई प्रोटोकॉल लागू करने की अनुमति देता है जिसकी उसके शरीर को सख्त जरूरत है। जोर जोर से तुम उसे उसकी संप्रभुता लौटा रहे हो और उसे यह अवसर दे रहे हो कि उसकी बुद्धिमत्ता बिना किसी रुकावट के चमक सके। लेकिन क्या होता है जब वह धुआं, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी, केवल छोटे बच्चों को ही प्रभावित नहीं करता? क्या होता है जब वह तुम हो या तुम्हारे आसपास के वयस्क लोग हैं, वे लोग या तुम खुद, जिन्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग अब पहले जैसी तेजी से काम नहीं करता? वह पल जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता भीतर से ही बाधित की जा रही है और अब तुम अपने ही ध्यान के मालिक नहीं रहे। इस श्रृंखला के अगले वीडियो में, जो मानसिक संप्रभुता पर है, मैं ध्यान हमारी ओर यानी बड़ों की ओर मोड़ूंगा। मैं प्रवेश करूंगा गहराई से मस्तिष्क की सूजन में, जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता के साथ किया गया एक तरह का तोड़फोड़ है, और हम जानेंगे कि कैसे रोजमर्रा की थकान और उन्हीं तोड़फोड़ करने वालों का जमावड़ा, जिनके बारे में हमने आज बात की, तुम्हारी स्पष्टता को बुझा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे आप खुद अपना बचाव योजना लागू कर सकते हैं ताकि वह मानसिक स्पष्टता वापस पा सकें जिसे आप उम्र के साथ खोया हुआ मान बैठे थे। लेकिन नहीं, वह वहीं है, बस मलबे से ढकी हुई है। आपको वह नया वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता आपकी सबसे पवित्र साधन है। तो ठीक है, हम यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं आपकी टिप्पणियों में पढ़ूंगा।